हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके आगे के टॉपिक्स जैसा कि आप सबको पता ही है, यूथ इन नाजी जर्मन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। इसके कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी बचे हुए पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। और इसमें देखा क्या हमने अब तक कि कैसे हिटलर ने यूथ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। हिटलर ने अपने मन में ये थ्योरी बना ली थी कि अगर मुझे जर्मन पर लंबे अरसे तक रूल करना है ना, तो यूथ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद कैसे उसने एजुकेशन को अपने अंडर ले लिया था और टीचर्स से ओथ वगैरह दिलवाई, शपथ दिलवाई कि वो हिटलर के खिलाफ कभी बोलेंगी नहीं। उसने बॉयज और गर्ल्स के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जहां पर लड़कियां तो कुकिंग, क्लीनिंग और मदरहुड वाली ट्रेनिंग ले रही थी और बॉयज को सोल्जर बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा था। आई होप वो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज यूज ऑफ प्रोपेगेंडा। क्या है इसमें, देखो ये तो हम सबको पता ही है कि हिटलर फोर्सफुली बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी पे चला रहा था, टीचर्स को भी जबरदस्ती उस राह पे चला रहा था कि जो मेरी सोच है सब उसी पे चलो। लेकिन वो सिर्फ यूथ को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि प्रोपेगेंडा का भी बहुत ज्यादा यूज कर रहा था, ताकि बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी जो है वो बोरिंग ना लगे। मतलब कोई चीज हम सिखा रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसे सीरियसनेस में जाके कोई चीज पढ़ाने लग जाए, कोई चीज बताने लग जाए, तो एक टाइम के बाद वो चीज बोरिंग लगने लग जाती है, लोग उब जाते हैं उस चीज से। तो ऐसा ना हो, इस चीज के लिए हिटलर अलग अलग प्रोपेगेंडा यूज करता था, जैसे कि सॉन्ग, कैंप्स वगैरह लगाना, मार्चेस वगैरह और अलग अलग सिंबल्स के थ्रू बच्चों को अट्रैक्ट करना, ताकि वो इस चीज से बोर ना हो, बल्कि इस चीज को एंजॉय करते करते सीख सके। तो क्या क्या इसने स्टेप लिए थे, क्या क्या प्रोपेगेंडा हिटलर ने यूज किए थे, आओ देखते हैं। इसमें फर्स्ट तो हमारा यही है, सॉन्ग्स, कैंप्स, मार्चेस एंड सिंबल्स। मतलब कि हिटलर यूथ और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स, इसमें सॉन्ग, कैंप, मार्चेस और नाजी सिंबल्स का यूज करने लगा था। सॉन्ग ऐसे जो कि जर्मनी की ग्रेटनेस और हिटलर को प्रेज करते हुए बनाए गए हों। कैंप्स में भी बच्चों को फन के नाम पे आइडियोलॉजी सिखाई जाने लगी थी। मार्चेस में डिसिप्लिन और यूनिटी का फील दिलाया जा रहा था। और सिंबल्स उसने क्या यूज किए, स्वास्तिक और यूनिफॉर्म, जो बच्चों को और भी ज्यादा स्पेशल और पावरफुल फील करा सके। और इन सारी चीजों की वजह से यूथ को लगने लगा था कि वो किसी ऑर्डिनरी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, किसी एक कम्युनिटी को वो डिफाइन नहीं कर रहे, बल्कि एक ग्रेट मूवमेंट का पार्ट वो लोग है। आ गया समझ? आगे देखो, नेक्स्ट है, नाजी आइडियोलॉजी मेड हेरोइक एंड एक्साइटिंग। जो हिटलर ने ये प्रोपेगेंडा चलाया था बच्चों के लिए कि बच्चे इस चीज को बोरिंग ना समझे, एक्साइटिंग ले, इस प्रोपेगेंडा के थ्रू नाजी आइडियोलॉजी को इस तरीके से दिखाया जाने लगा कि जैसे ये कोई हीरो की कहानी है, जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, ठीक ऐसे हिटलर को एक सेवियर, पावरफुल, ग्रेट पीपल की तरह दिखाया जाने लगा था। और जर्मनी को एक पावरफुल नेशन और यूथ को उस नेशन के हीरोज बताया जाने लगा था। मतलब कि जर्मनी एक पावरफुल कंट्री है और आने वाली जनरेशन में आप उस कंट्री के फ्यूचर हीरोज बन सकते हैं। इस तरीके का सिनेरियो सेट किया जाने लगा था। और इस तरह बच्चों के दिमाग में ये चीज बैठ गई थी कि नाजी बनना तो प्राउड होने के बराबर वाली बात हो गई। हिटलर के आइडियाज के ऊपर चलना, हिटलर के डिसीजंस को, उसकी एडवाइस को फॉलो करना, ये तो एक प्राउड की बात है। यानी कि बच्चों सॉन्ग, कैंप, मार्चेस और जो अलग अलग सिंबल्स हिटलर के द्वारा यूज किए जा रहे थे, इनके थ्रू नाजी प्रोपेगेंडा ने यूथ को इमोशनली अपनी तरफ खींच लिया था, ताकि बच्चे जो है वो बिना सवाल के, बिना किसी क्या क्यों के हिटलर के साथ जुड़ते चले जाएं और हिटलर के प्रति लॉयल्टी बनाए रखें। कोई भी किसी तरह की उसके एडवाइस के लिए या फिर उसके डिसीजन के ऊपर किसी तरह का कोई सवाल ना उठाए और चुपचाप जिस तरीके की आइडियोलॉजी हिटलर चला रहा था उस चीज में वन बाय वन करके जुड़ते चले जाए। आगे समझ प्रोपेगेंडा का किस तरीके से हिटलर ने यूज किया। आगे देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपोजिशन बाय यूथ। क्या मतलब इसका, कौन कौन नाजी आइडियोलॉजी के अपोज कर रहा था, कौन कौन इसके खिलाफ था। देखो बच्चों, जर्मन में हिटलर ने यूथ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रोपेगेंडा का यूज किया, बहुत सारे मिशंस भी उसने चलाए, बहुत सारी पॉलिसी भी लेके आई कि बच्चों को अपने कंट्रोल में किया जा सके, नाजी आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया जा सके। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी यूथ जनरेशन ऐसी थी जो कि हिटलर और नाजी आइडियोलॉजी को बिल्कुल नहीं मान रही थी। वो उनके इस तरीके की कंट्रोल से बिल्कुल नाखुश थी और उन्होंने इसका को प्रोटेस्ट भी किया, भले ही चुपचाप ही सही, लेकिन इसका विरोध जरूर किया। अब कैसे उन्होंने इस चीज का अपोज किया, आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा स्विंग यूथ। तो बच्चों अब देखेंगे कि स्विंग यूथ आखिर क्या था, कौन इसमें शामिल था। तो बच्चों स्विंग यूथ मेनली शहरों के जो एजुकेटेड और जो मिडिल क्लास यूथ थे ना, ये लोग इसमें इंक्लूड थे। ये लोग नाजी डिसिप्लिन को, नाजी आइडियोलॉजी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। मिलिट्री ड्रिल्स, मार्चिंग,
ये सब इन्हें बहुत ही बोरिंग लगती थी। और साथ ही फ्रीडम और जो वेस्टर्न कल्चर था ना कि अपनी इंडिविजुअल का डिसीजन हम खुद लेंगे, हमें किसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है ये हम खुद डिसाइड करेंगे, हमें क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये हम इंडिविजुअल, हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी और का। इस कल्चर को फॉलो करने वाले बच्चे इसमें शामिल थे। और ये लोग जैज और स्विंग म्यूजिक, मतलब ऐसा म्यूजिक जिसने किसी एक को हीरो या फिर किसी दूसरे को विलन ना दिखाया गया हो, जिसमें सुपीरियरिटी और इन्फीरियर इस तरीके की कोई बात ना की गई हो, जिसमें नाजी आइडियोलॉजी को ना घुसाया गया हो, ऐसा म्यूजिक ये लोग सुनते थे। और साथ ही इनका जो विरोध कर रहे थे ये लोग, भाई प्रोटेस्ट वगैरह जो ये लोग कर रहे थे, ये पॉलिटिकली ओपन नहीं था भाई, ऐसे दंगे फसाद, रोडों पे जाके तमाशे करना, नारे लगाना, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये अपने उसमें थे कि भाई हम नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे। इनका जो लाइफस्टाइल था, रहने का तरीका था, रहने करने का, काम करने का, कुछ सोचने करने का तरीका जो था, वो नाजी आइडियोलॉजी के खिलाफ था। मतलब एक तरह से पीसफुल अपोजिशन इसको हम बोल सकते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध करना। शांतिपूर्ण विरोध कैसे भाई, हम इस चीज के खिलाफ हैं लेकिन हम इस चीज के भी फेवर में नहीं है कि दंगे फसाद करना। आ गया समझ? आगे देखो, सेकंड था हमारा इसमें एडेलविस पायरेट्स। तो बच्चों, नाजी आइडियोलॉजी के खिलाफ जो अपोजिशन था, इनका जो दूसरा ग्रुप था, ये ज्यादातर वर्किंग क्लास के यूथ शामिल थे। हिटलर यूथ ज्वाइन करने से इन्होंने क्लियरली मना कर दिया था। जो ऑर्गेनाइजेशंस हिटलर के थ्रू बनाई गई थी ना, हिटलर यूथ और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स, BDM जिसे हम कहते हैं, इसे ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया था। और साथ ही ये लोग अपने अलग अलग ग्रुप्स भी बनाने लगे थे और जो नाजी के स्लोगन्स थे, उनके जो डिसिप्लिन के आइडियाज थे, इसका ये लोग बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते थे। और कुछ तो मेंबर्स ऐसे थे इस ग्रुप में जो कि नाजी ऑफिसर से लड़ भी पड़ते थे। कोई बात हो गई तो बहसबाजी, मारपीट इनके बीच में चलती रहती थी। और कुछ ने तो आर्मी से भागे हुए लोगों की मदद भी की थी। जैसे आर्मी से जिन लोगों ने डिजर्ट कर लिया था, जो लोग अपनी मर्जी से जिन्होंने आर्मी छोड़ दी थी, उन लोगों की भी ये लोग मदद करने लगे थे। और अब ये चीज तो हिटलर के लिए एक ओपन चैलेंज की तरह थी, भाई आप हमारी ही कंट्री में रह के हमारे ही दुश्मनों की मदद कर रहे हो, तो दिमाग तो खनकेगा ही। वो वाली सिचुएशन पैदा हो गई थी। आ गया समझ इन दोनों ग्रुप्स का क्या था और क्या ये लोग कर रहे थे। आगे देखो, थर्ड पॉइंट है हमारा पनिशमेंट एंड अरेस्ट। तो बच्चों क्या है इसमें, देखो, नाजी जर्मन में हिटलर के खिलाफ बोलना, हिटलर के खिलाफ प्रदर्शन करना, उसकी बात को टालना, ये बहुत ही क्रूशियल, डेंजरस था। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। इवन उसने तो टीचर से भी शपथ खिलवा ली थी ना कि अगर आपने हमारे डिसीजंस के खिलाफ सोचा भी कि भाई ये लोग तो शायद गलत करें, तो भी आपको सजा हो सकती है। और इस केस में तो ये लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, इनके खिलाफ बोल ही रहे थे, खुलेआम ओपनली इन्हें धमका रहे थे, इनसे लड़ाइयाँ कर रहे थे। तो डेंजरस तो है ना, क्योंकि हिटलर ने ये चीज बिल्कुल क्लियर की हुई थी कि जो भी यूथ नाजी रूल्स के खिलाफ खड़ा होगा तो उसे अरेस्ट किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, मारपीट के टॉर्चर किया जाएगा। और कुछ यूथ्स को तो कंसंट्रेशन कैंप्स में भी भेजा गया था इसी चीज के चलते। जो ये अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे, इनके जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्हें ऐसा करने की वजह से कंसंट्रेशन कैंप्स तक भेजने की नौबत आ गई थी। फिर भी उन्होंने अपनी जो सोच है और फ्रीडम के लिए आवाज उठाए रखी। समझ आई? इन दोनों ग्रुप्स के जो मेंबर हैं, इनका यही मानना था, भाई आप हमें मार लो, पीट लो, हमें जेल में बंद कर दो, लेकिन हम एक घटिया सोच का शिकार खुद को नहीं होने देंगे। एक घटिया आइडियोलॉजी के फेवर में हम लोग नहीं चलेंगे। तो बच्चों, समझ आया आपको अपोजिशन बाय यूथ हमें क्या सिखाता है कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन सब लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कितना ही डराया धमकाया जाए, लेकिन कुछ लोग अपनी सोच पे बिल्कुल मजबूत अड़ग खड़े रहते हैं कि हम लोग खुद को इस घटिया सोच के अनुसार नहीं ढालेंगे। यहाँ भी ऐसा ही था ना, कुछ यूथ जनरेशन ऐसी भी थी जिन्होंने करेज दिखाई और नाजी कंट्रोल के खिलाफ वो लोग खड़े हुए, चाहे उसकी कीमत में उन्हें पनिशमेंट मिली, उन्हें जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया गया, मारा पीटा गया, कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया, पर फिर भी वो एक घटिया सोच के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकी थी। आ गया समझ? तो बच्चों, ओवरऑल देखो क्या था इस पूरे टॉपिक में। नाजी जर्मन में जब हिटलर ने ये चीज बिल्कुल समझ ली थी कि अगर उसे अपना रूल लंबे टाइम तक चलाना है तो यंग जनरेशन को अपने कंट्रोल में लेना ही होगा। इसके लिए उसने स्कूल, टेक्स्ट बुक और यंग ऑर्गेनाइजेशंस को अपने हाथों में ले लिया था, ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही नाजी विचारधारा पर चलने लगे, नाजी के आइडियाज को फॉलो करने लगे। हिटलर कभी गलत ही नहीं होता था। ये चीजें बच्चों के दिमाग में भरी जा रही थी कि जो हिटलर ने बोला, जैसा कहा, जितना कहा, वही चीज आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा ना आप कुछ सोच सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो। और अपनी जर्मनी जो कंट्री है उसके लिए कुछ भी करना, ये आपके लिए सबसे बड़ी ड्यूटी होनी चाहिए। इस तरह हिटलर ने एजुकेशन के जरिए यंग जनरेशन जो है, यूथ, इसको अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था।
हिटलर बस ये चाहता था कि एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना हो जहां पर सोचना कम और मानना ज्यादा जरूरी हो। मानना भी किसका? हिटलर का, कि जो हिटलर ने, जो नाजीज ने बोला वो यही करना है, वही सोचना है, उन्हीं के आइडियाज पर चलना है। इवन आप किसके साथ रहोगे, किसके साथ नहीं रहोगे, लड़कियां का क्या काम है, बॉयज का क्या काम है, उन्हें किस तरीके से एक सोल्जर बनने के लिए ट्रेन किया जाने लगा, या फिर किस तरह लड़कियों को घर के काम या फिर आर्यन बच्चों की परवरिश किस तरीके से करनी है, बहुत ही कच्ची उम्र से ये सारी चीजें उन्हें सिखाई जाने लगी थी। लेकिन हर कोई इसके सपोर्ट में भी नहीं था। कुछ पर्सन्स ऐसे भी थे जो इसके अपोज में थे, जिन्होंने ये चीज बिल्कुल फाइनल कर ली थी कि हमें चाहे मारो पीटो, लेकिन हमें गलत विचारधारा का शिकार खुद को नहीं होने देंगे। आ गया समझ? तो बच्चों, ये स्टोरी हमें क्या समझाती है कि जब एजुकेशन और यूथ का मिसयूज होता है ना, तो पूरी सोसाइटी एक गलत डायरेक्शन में जा सकती है। और कैसे एजुकेशन को एक वेपन की तरह यूज किया गया अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ लोग थे जो कि इस आइडियोलॉजी की पूरी तरह से खिलाफ थे। चाहे उन्होंने खुल के प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन वो इस चीज़ का अपोज जरूर कर रहे थे कि हम एक गलत विचारधारा को अपने अंदर नहीं समाहित होने देंगे, एक गलत विचारधारा का सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे। आ गया समझ? तो बच्चों, फिलहाल के लिए हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। और अगर आपको कहीं किसी टॉपिक में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड।